तैयार हो जाइए हफ्ते के आखिरी दिन के एक्शन के लिए, जहां पर दुनिया भर के बाजारों से भले ही मिले जुले संकेत हो, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में धीरे धीरे 70 अंकों की मजबूत बढ़त बनाता हुआ। तो कहां होगा एक्शन, कहां होगी ओपनिंग और कैसी रहेगी क्लोजिंग, क्या करें आज के एक्शन की तैयारी और अगले हफ्ते जो मंथली सीरीज की होगी समाप्ति। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वीकेंड सेशन के लिए तो तैयार हैं, पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इतिहास में पहली बार और भारत फाइनल में, नजर है सर इस पे? इसी पर नजर है दीप। वीकेंड का एजेंडा ही यही है कि ये मैच देखना, इसका पूरा लुत्फ उठाना है। और अच्छी बात यह कि न्यूट्रल वेन्यू पर है, इंग्लैंड में। न्यूजीलैंड की टीम और हमारे बीच में तो टीम न्यूजीलैंड की भी मजबूत है, उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट मजबूत है, तो हमारी बैटिंग डिपार्टमेंट, इसका मतलब नहीं हमारी बॉलिंग कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन हमारी बैटिंग तो एकदम टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और बॉलर्स के लिए कंडीशन अच्छी है, तो एक तरफ हमारी मजबूत बैटिंग और दूसरी तरफ इंग्लैंड की कंडीशन जो बॉलर्स के लिए अच्छी है, एक बढ़िया फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे तो हम चाहते ही है कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो बढ़िया मुकाबला देखने को मिले, ये तो दिमाग की बात है। दिल की बात तो है कि मुकाबला एक तरफा होना चाहिए और वो हिंदुस्तान की जीत का होना चाहिए। लेकिन हाँ, मजा आएगा ये पूरा टेस्ट मैच देखने के लिए, और मैं एकदम तैयार हूं। बिल्कुल सर, और नजर भी रहेगी दोपहर 3 बजे से आज एक्शन शुरू होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार होल्ड कर रही है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच है फाइनल। पर आइए सर, आज के बाजार के एक्शन के बारे में समझें। पहले आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं सर? आज के ट्रिगर्स में दीप देखिए, दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत आते दिख रहे हैं, डाउ को आप जैसे देखना चाहें वैसे देखें। नीचे से देखेंगे तो 200 पॉइंट ऊपर है, और ऊपर से यानी कि कल परसों की क्लोजिंग से देखेंगे तो कल हुआ है 200 पॉइंट नीचे बंद। तो अपने अपने नजरिए पे है, लेकिन हाँ, पॉइंट्स के लिहाज से देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं, ये एब्सोल्युटली क्लोजिंग बेसिस पर हम बंद हुए नीचे। 101 पॉइंट के आसपास की कमजोरी का तो हमें अंदाजा था कल क्लोजिंग पे, 100 पॉइंट की एक्स्ट्रा कमजोरी हुई, लेकिन उसके सामने वापस डाउ फ्यूचर्स थोड़े से उसकी भरपाई करते हुए दिख रहे हैं, और नेस्डेक 125 अंक चढ़कर आया, दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ है। ये है आपके लिए मिला जुला एक्शन अमेरिकी बाजारों का। पावर ग्रिड के दमदार नतीजे और हर 3 शेयर पर मिलेगा एक बोनस भी आपको। डोडला डेयरी, किम्स के आईपीओ आज हो रहे हैं बंद, और बाजार बंद होने के बाद आज सेंसेक्स में भी बदलाव है और फुटसी की भी रिबैलेंसिंग होने वाली। तो सेंसेक्स में जो बदलाव होंगे, एंट्री होगी टाटा स्टील की, वजन बढ़ेगा सेंसेक्स का, ओएनजीसी होगा बाहर। जी दी बिल्कुल सर, तो काफी बदलाव होने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद, साथ ही नतीजों का भी रिएक्शन आएगा, और ऑफ कोर्स ढेरों और फैक्टर्स हैं जो बाजार के एक्शन पर हावी रहेंगे। पर सर, एक बार ग्लोबल एक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी इवेंट हैवी हफ्ता खत्म होने को आ रहा है, और ये जितनी भी ग्लोबल बातचीत थी 4 दिनों से, जो हम डाउ में गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं, फेड की पॉलिसी और कमेंट्री भी आ गई, क्या अब बाजार फाइनली जो भी ग्लोबल फैक्टर्स थे उनको एडजस्ट कर चुके हैं, या फिर यहां से थोड़ी और वॉलेटिलिटी या मूवमेंट दिखता है सर आपको? देखिए, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, अमेरिका के बाजार कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। आप देखिए, कल का छोड़ दें, बाकी अदरवाइज पिछले 4-5 दिनों से देखिए डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्ती के साथ ट्रेड करते हैं, 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे, कोई खास रुझान नहीं। लेकिन अमेरिका में होता है सेशन एकदम उतार चढ़ाव वाला, और क्लोजिंग बड़े गैप के साथ ऊपर या नीचे की तरफ हो रही, 100, 150, 200, है ना, 250। परसों 265 बंद हुए, कल 200 बंद हुए, उसके पहले 100 पॉइंट बंद हुए। 4 दिनों से अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं, और वो जो गिरावट हो रही है वो डाउ फ्यूचर्स में ज्यादा नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं कि सेशन किस तरह का होगा, और ट्रेडिंग सेशन में भी वॉलेटिलिटी हो रही है। अब आप कल देखिए, कल गिर तो गए, लेकिन गिरने में भी संकेत कितने मिक्स हैं। एक तरफ बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा हैं, अब बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा हैं तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं। लेकिन उसके विपरीत बॉन्ड यील्ड, और उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड घटे भी, जोर से घटे, 1.45 पर आए, लेकिन वापस बढ़कर 1.50, 1.52 पर आए। अब उस लिहाज से देखा जाए, और अगर ब्याज दरें नहीं घटेंगी तो फिर इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत है। डॉलर इंडेक्स कमजोर होना चाहिए, लेकिन डॉलर इंडेक्स कल बढ़ गया, कमोडिटीज के दाम फिर घट गए। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, और सारी चीजों में एक परफेक्ट कोरिलेशन नहीं बन पा रहा कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए।
तो मेरा ये समझना है कि एक दो दिनों में वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखिए। फेड की मीटिंग के बाद बाजार अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं। मेक नो मिस्टेक, अमेरिका के बाजार तेजी के मार्केट में है। डाउ भले थोड़ा लड़खड़ा रहा हो, नेस्डेक और S&P 500 रिकॉर्ड हाइज के करीब है। ऐसे में मजबूती है ही, और 4 दिनों के करेक्शन के बाद अगर आज अमेरिकी बाजार उछाल दिखा दे हफ्ते के आखिरी दिन डाउ पर भी, तो कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा ये समझना है कि अमेरिकी बाजारों में कोई बहुत कुछ बदला और बिगड़ा नहीं है। हल्का फुल्का करेक्शन आपको लाइफ टाइम हाई के आसपास चाहिए, वो मिलता हुआ दिख रहा है। यही हमारा स्टैंड है और यही रहेगा जब तक कि कोई बड़े संकेत और आते ना दिखें। और संकेतों में भी कमी तो आएगी। आपका बॉन्ड यील्ड जितने संकेत देना था फेड की बैठक के बाद वो दे चुका, डॉलर इंडेक्स जो करना था वो कर चुका, साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आपके आगे हैं, अनुमान से खराब है तो वो आपके लिए नीचे की डाउन साइड रिस्क को लिमिटेड कर देते हैं। तो मेरा ये समझना है कि बहुत डरने घबराने की जरूरत है नहीं अमेरिकी बाजारों से, और हो सकता है आज एक अच्छा मजबूत सेशन अमेरिकी बाजारों में आपको देखने को मिल जाए और शायद वापस से बाजार थोड़े होल्ड करने की कोशिश करें। उस अमेरिका में भी दीप बात तो साफ है, अगर आप डाउ देख रहे हैं तो ही तो आपको टेंशन है। अगर आप डाउ नहीं देख रहे हैं, नेस्डेक और S&P देख रहे हैं, तो वहां पर तो कोई खास ऐसे तनाव वाली बात अब तक है भी नहीं, एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो ग्लोबल मार्केट्स मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने आज संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं ग्लोबल मार्केट्स के। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए ग्लोबल मूड माहौल तो न्यूट्रल पर रखा है सर, पर आज SGX को क्या हो गया है? ऑलमोस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट सेंचुरी लगा रहा था, अभी भी 50-60 पॉइंट ऊपर ही है। SGX किस लिए इतना खुश दिख रहा है सर? फ्राइडे है इसलिए? हाँ, उसके अलावा तो कोई खास वजह ऐसी दिखती नहीं है। शुक्र है, शुक्रवार है। मतलब ये कह सकते हैं कि दबाव खत्म हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है, वो आपके हाथ में स्प्रिंग है, उसको आप जोर से दबाते हैं, ठीक है, और एकदम से छोड़ देते तो कैसे स्प्रिंग जोर से उछलती है। मतलब हम तो बचपन में साइकिल वगैरह चलाते थे तो उसमें स्प्रिंग वगैरह बहुत लगती थी, ये सारी होती थी। आजकल तो कहीं स्प्रिंग देखने को ही नहीं मिलती एक्चुअली। तो और आप उसको खींचते और छोड़ते तो एकदम कैसे वो दब जाती है। वो दोनों तरह की चीजें होती है। सो ये SGX 50 पर जो दबाव था कल की एक्सपायरी का, वो खत्म हुआ है। बाकी कुछ खास बदला नहीं है। अमेरिका में ऐसी कोई अनाप शनाप तेजी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से SGX निफ्टी एकदम डांस करना शुरू कर दे। न कोई ऐसा FIs के आंकड़े आए दमदार खरीदारी के या घरेलू फंड के जिसकी वजह से आपको लगे अरे वाह सब कुछ ठीक है लाइफ में। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ पर कोई बहुत अच्छी खबर आ गई हो ग्लोबल मार्केट्स में जिसकी वजह से बढ़ जाए। लेकिन एक ही चीज बदली और वो ये कि वीकली एक्सपायरी का जो दबाव था और जो पिछले हफ्ते वाली सीरीज में शायद लोगों ने सोचा नहीं था कि बाजार में करेक्शन इस तरह का आ सकता है, और लॉन्ग ट्रेडर्स थोड़ी सी अपनी पोजीशन हल्की करते हुए दिखे। वो पोजीशन जो हल्की हुई है दीप, उस पोजीशन हल्की होने के बाद SGX निफ्टी में हल्की आपको मजबूती देखने को मिल रही है। मेरा ये समझना है अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलता है जैसा कि दिखा रहा है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली के मौके होंगे। जितना बड़ा गैप ऊपर की तरफ मिलेगा उतना आपको जल्दी बेचना है, और जितना फ्लैट आप खुलते हुए दिखे उतना जल्दी खरीदना है। तो गैप को छोड़ना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए गैप का फायदा कैसे लेना है, कॉन्ट्रा कॉल लेकर या और ऊपर चढ़कर। तो ऐसे में मेरा ये समझना है अगर 15,800 के आसपास शुरुआत कर देता है बाजार, तो वहां पर आपके लिए एक बार बिकवाली करके नीचे के लिए फिर से मौके बनेंगे, वहां पर एंट्री करें। ट्रेंड मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बड़े गैप का फायदा आपको उठाना आना चाहिए। तो मैं 75, 80, 100 पॉइंट के गैप का इंतजार कर रहा हूं। अगर मिल जाए SGX निफ्टी में थोड़ा और जोश आ जाए तो ऊपर की तरफ बेचेंगे, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अहम सपोर्ट लेवल पर, पहले सपोर्ट लेवल पर दोनों जगह खरीदारी करने का भी मौका मिलेगा। तो SGX निफ्टी में जो बड़ी उछाल की वजह आप जो पूछें, एकमात्र वजह ये कि कल वीकली एक्सपायरी का प्रेशर खत्म, आज से नई सीरीज की और वो भी मंथली सीरीज की शुरुआत है, और इसी में बाजार खुश है, अच्छी बात है। चलिए अच्छा है सर, अब तो मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बाजार की नज़र बन रही है, और जो रीसेंट क्यूज थे वो सारे बाजार ने एडजस्ट कर लिए हैं। आज का लेवल और आज का सेटअप समझे सर, उससे पहले एक सवाल और है, और वो रुपए को लेकर है और साथ ही जो ऑयल मार्केट्स में हो रहा है उसको लेकर है। कल हमने देखा कि रुपया 1% गिरा, 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिखी, और वैसे भी डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर है। रुपया 3 मई के बाद के लोएस्ट लेवल पर आते हुए दिख रहा है। तो रुपए में जिस तरह से गिरावट हुई है, और कच्चे तेल के दाम तो रोज ही बढ़ रहे हैं, ब्रेंट ऑलमोस्ट $75 के करीब भी आते हुए दिखा था 2 दिन पहले। कैसे देखें इस कोरिलेशन को? क्या इसका सेंटिमेंट पर कोई असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कल जो बाजार कुछ कमजोर ज्यादा हुए हैं उसमें एक कारण ये भी है। और दीप देखिए, ये संकेत अच्छे नहीं है हमारे लिए। एक और कच्चे तेल का लगातार बढ़ना
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार जो कच्चा तेल बढ़ रहा है ना दीप, वो कोई ऐसे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से नहीं बढ़ रहा कि और कहीं किसी देश पर किसी कोई एक्शन हो गया अमेरिका का, या तेल उत्पादन करने वाले दो देश आपस में भिड़ गए। उल्टा अब तो ईरान पर सैंक्शन हटने की खबरें आ रही है, प्रोडक्शन बढ़ने की खबरें आ रही है। उसके बावजूद कच्चा तेल धीमे धीमे अगर ऊपर बढ़ रहा है तो इसके फंडामेंटल कारण है, दो कारण है, और उसमें एक इकोनॉमिक रिकवरी का पूरा साफ साफ कारण नजर आ रहा है, और दूसरा ये कि अब जो डिमांड बढ़ रही है वो साफ नजर आ रही है। तो ये दो कारण ऐसे हैं कि जो कच्चे तेल में मजबूती दे रहे हैं, और कच्चे तेल की मजबूती जो धीमे धीमे ऊपर की तरफ होती दिख रही है, जो अब $80 का लोग अंदाजा लगा रहे हैं, और उससे आप बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, $6-7 दूर हैं। और ऐसे में एक तरफ बढ़ता हुआ कच्चा तेल और दूसरी तरफ घटता हुआ रुपया, बैलेंस शीट खराब करने वाला काम है ये। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा। दूसरा, भले हम एक बार ये खुश हो जाएं कि देखिए कमोडिटी के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका बड़ा फायदा होगा हमारी कंपनियों को जो कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, एक्सपोर्ट करती है, वो अपनी जगह ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक ठीक है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दीप उसका भी नुकसान बड़ा है। आपके हर एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने का असर आपको कोर इन्फ्लेशन पर आता हुआ दिखता है। महंगाई बढ़ती है, और ये जो महंगाई बढ़ती है वो सस्टेनेबल होती है, आसानी से जल्दी से नीचे आती नहीं कि चलिए कि मॉनसून लेट आया, कम आया, तो उसका इम्पैक्ट थोड़े टाइम के लिए आपको महंगाई पर दिख गया, वापस नॉर्मल हो गया। ये जो कोर इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, ऊपर से आपके कमजोर होती करेंसी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, तो उसका असर आप पर आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से आप देखें तो ये एक चिंता की बात है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थोड़े से कमजोर होने के संकेत आते दिख रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आपका डॉलर आउटफ्लो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर एक कितनी कमोडिटीज आप देख लीजिए, पिछले साल से इस साल में उनके भाव 50-75 से 100% तक बढ़ चुके हैं, दुगुने हो चुके हैं। चाहे आप कितना भी प्रोड्यूस कर लें, किसी न किसी तरीके से आप डायरेक्टली वो कमोडिटी इंपोर्ट ना भी करें, कुछ और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस और वो कमोडिटी उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, तो आपको उसका असर देखने को मिलता ही है। तो मेरा ये समझना है कि ये कमजोर होता हुआ रुपया, बढ़ता हुआ कच्चा तेल, बढ़ते हुए कमोडिटीज के दाम, ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। भले हम डे टू डे बेसिस पर इनकी बात भी नहीं करते, आज इतने दिनों बाद हमने बात की क्योंकि बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन ये बाजार के फंडामेंटल्स कम, और इस लिहाज से आपको इन पर नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने $74 का कच्चा तेल देकर $75 का लेवल रुपए पे देख के सब कुछ बेच के जीरो हो जाओ भाई, अरे सब खत्म, ऐसा नहीं होता, मार्केट ऐसे करता भी नहीं है। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट देखने वाले हैं, जो टॉप डाउन अप्रोच से फंड मैनेजर्स हैं, जो एफआईज हैं, वो इन इकोनॉमिक फैक्टर्स को बड़ी क्लोजली देखती है, और उनका ऑब्जर्वेशन ये रहेगा ही रहेगा कि ये संकेत इकोनॉमी के लिहाज से, हमारे इंपोर्ट बिल के लिहाज से अच्छे नहीं। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर डेफिनेटली है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं जी। बात का असर आ सकता है जिस तरह से रुपए में कमजोरी आई है पिछले कुछ दिनों की, और साथ ही कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए सर, तो इस फैक्टर पर तो नजर है, पर आज का सेटअप समझा दें। जैसे आप कह रहे थे, अब मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हमारी नजर है, आज के संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए, आज के संकेतों में आप ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं, क्योंकि जब हम कल बंद हुए तो 100-125 तो वैसे डाउ नीचे थे, उसके मुकाबले में 200 नीचे बंद हुआ, और सामने थोड़ी भरपाई आपका डाउ फ्यूचर्स कर रहा है, तो संकेत उतने बुरे नहीं। प्लस नेस्डेक थोड़ा हरे में बंद हुआ है, S&P फ्लैट था। एशिया में भी आप देखिए कोई बहुत बुरा हाल नहीं है, हांगकांग मैंने हरे निशान में देखा था, शायद 150-200 पॉइंट ऊपर था। तो ओवरऑल आपके लिए संकेत इतने बुरे नहीं है, ठीक है। कमजोरी हुई, और 4 दिन की कमजोरी के बाद आप उम्मीद तो कर सकते हो ना हो, उम्मीद करने में हर्ज नहीं, और तेजी के मार्केट में मेक नो मिस्टेक, तो आई थिंक डाउ भी हो सकता है आज आपको 4 दिनों की कमजोरी के बाद एक बार थोड़ा ऊपर खुलने के संकेत दे दे, या आज हरे निशान में बंद हो जाए। इस लिहाज से ग्लोबल संकेत है न्यूट्रल, एफआईज के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल, और ट्रेंड पॉजिटिव। तो आज आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर सबसे बड़ा एक ही है, और वो है ट्रेंड। नेगेटिव एक ही है, वो है एफआईज, और बाकी 4 फैक्टर न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के बीच में झूलते हुए 4 न्यूट्रल फैक्टर। आइए बड़े लेवल पहले एक बार दे दूं, और उससे पहले एक बात को दोहरा दूं आपके लिए, जो मैं कल भी बोल रहा था, और जिसकी वजह से आपको बोला कि कल आप नीचे के लेवल पर पैनिक मत कीजिए, गैप से खुले तो वहां पर आप शॉर्ट काटिए, वापस मौका मिलेगा। और एग्जैक्टली आप देखिए उन्हीं लेवल के आसपास से बाजार घुमा है, 15,600 के आसपास। वही लाइन याद कर लीजिए, रट लीजिए, 15,575।
इसके नीचे बंद होने पर ही आपको तनाव आना चाहिए। बाकी बाजार के रनिंग करेक्शन है, आएंगे जाएंगे, होगा। अगर आप ट्रेडर के तौर पर इन करेक्शन को पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 15,575 के नीचे की क्लोजिंग का इंतजार करें। अगर बाजार इसके नीचे क्लोज होते हैं निर्णायक रूप से, तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करने के बारे में सोचना है। आज जिस तरह से संकेत थोड़े मजबूती के आ रहे हैं, संभावनाएं कम है कि आप 15,575 के नीचे बंद हो। बैंक निफ्टी 34,400 के नीचे बंद होने पर ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ये आपके लिए, और उन लेवल के बेहद पास है, हम बहुत दूर नहीं है, 125 पॉइंट दूर है हम निफ्टी के इस लेवल से, बैंक निफ्टी के इस लेवल से 200 पॉइंट दूर है। तो आज क्लोजिंग बेसिस पर इन दो लेवल्स पर नजर रखिए। अब निफ्टी में 20-25 पॉइंट का जजमेंट आपको खुद को लेना होगा कि 15,500 समझो 15,565 पर बंद हो रहा है, तो क्या मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूं? स्टॉप लॉसेस कभी भी 1 पॉइंट के आपको लगाने होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपना जजमेंट लेना होगा। 20-25 पॉइंट निफ्टी में ऊपर नीचे हो सकता है, 50-75 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली ये लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी, 15,575 और 34,400। अब आइए आज का दिन का सपोर्ट जोन। 15,575, 15,625 निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट जोन है। उम्मीद करें ये होल्ड होगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर भी सेफर साइड पे हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। 15,450, 15,525 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन। ऊपर में 15,750, 15,800 यहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। संभावना कम है कि हम 15,800, 825 के लेवल को पार करके टिके। फिर भी अगर पहुंचते हैं तो 15,825 से 15,875 वो रेंज है जहां आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए और शॉर्ट भी करनी चाहिए। ये दूसरा रेंज आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको जो रेंज है पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। 34,375, 34,450 दिन का सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट जोन है ये। उम्मीद करता हूं कि ये नहीं टूटेगा, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो 34,150, 34,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नेक्स्ट बन सकता है अगर हम 34,375 के नीचे फिसल कर ट्रेड करते हैं तो। ऊपर में 34,800, 34,950 वो रेंज होगी जहां तक जाने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी की। पार करना मुश्किल भी होगा, फिर भी हायर साइड पर 35,050, 35,150 की रेंज को आप रखिएगा। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर राय रेंज के लिहाज से। जी क्लियर है सर, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ गए। और जैसा कल भी अनिल जी कह रहे थे, क्लोजिंग के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। दिन के लिए आज इंपॉर्टेंट रेंज क्या है सर? दिन के लिए दीप देखिए 15,625, 15,750 दिन की छोटी रेंज है। 15,575 से 15,800 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि छोटी रेंज में भी हम वक्त बिता दें तो बड़ी बात नहीं, और फिर भी मीडियम रेंज के बाहर निकलने की संभावनाएं कम है। लेकिन बाजार सरप्राइज करे और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे तो 15,875 तक की यात्रा ऊपर कर सकता है। नीचे 15,525 के आसपास की रेंज आपके लिए बनेगी। बैंक निफ्टी 34,450, 34,800 दिन की छोटी रेंज। 34,375, 34,950 दिन की मीडियम रेंज। 34,150 से 35,150 ये 1000 पॉइंट की रेंज दिन की बड़ी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी में लेकर चलें आप। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 1% और घटी है, घट कर 71% पर आ गई है। 89% से हमने शुरुआत की थी इस सीरीज की, आप देखिए कहाँ पहुंच गए। पुट कॉल रेशियो हल्का सा बढ़ा है 1.12 से 1.22, और उसकी वजह ये कि कॉल राइटिंग जो हुई थी काफ़ी कुछ वो पोजीशन जो पिछली सीरीज में कॉल्स बेचे गए थे वीकली सीरीज में वो अपने आप कट गए, तो थोड़ा पुट कॉल रेशियो आपका बढ़कर आया है। विक्स 3% बढ़ा है, ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस होना ही था, हो गया। जी दी क्लियर है सर, तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप और कहां पर है पोजीशनिंग एफआईएस की इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब आते हैं सर एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर, क्या करना चाहिए आज? जिस तरह से कल जो लॉन्ग्स में थे वो डर रहे थे, आज जो कल शॉर्ट करके गए हैं वो भी घबराएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डरने घबराने वाली बात तो नहीं है दीप। रेंज में फंसा है 15,600, 15,900 ये रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, तो कोई खास बात है नहीं। न 15,600 के नीचे जाने की जल्दी है, न 15,900 को पार करने की जल्दी है। तो मेरे ख्याल से 300 पॉइंट की रेंज है। इसमें भाई रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकले ना
तो फिर घबराना है कि 15,600 तोड़ के नीचे ट्रेड करके वो टिकना शुरू कर दे, बंद होना शुरू करे, तो तेजी वालों को घबराना है। अब 15,900 के पार निकल कर टिके बंद होता दिखे तो मंदी करने वालों को घबराना है। 300 पॉइंट की रेंज में आराम से मैच खेलिए फुटबॉल का, दोनों तरफ गोल पोस्ट है, गोल हो गई नहीं, इधर से उधर पास देते रहिए, दिन भर टाइम पास करिए तो आ जाइए। वैसा हाल निफ्टी का दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि टाइम वाइज कंसोलिडेशन जो इस छोटी 300 पॉइंट की रेंज में वो होना है। और उस लिहाज से घबराना कब है, जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है 15,575 के नीचे निफ्टी जाए तो ये है आपका लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अब 15,566 लास्ट टाइम लो बनाया था हमने, वहां से हमने रिकवरी दी 15,900 तक की। तो आप चाहें तो 25 पॉइंट नीचे अपनी मर्जी से 15,550 का कर लें। 25 पॉइंट आप अपने हिसाब से दीजिए, मैं राउंड फिगर में आपको स्टॉप लॉस देता हूँ। 20-25 पॉइंट की आप एक्स्ट्रा रिस्क या एक्स्ट्रा आपको लेवल जो रखना है वो लेकर चलें। बैंक निफ्टी में 34,400, 34,375 का हमने लो बनाया, वहां से रिकवरी दी। तो आप चाहें तो 25-30 पॉइंट और नीचे रख लें। तो बट मैं राउंड फिगर में आपको दे रहा हूं 34,400 के आसपास का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में होता है। दोनों ही स्टॉप लॉस आज सेम है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। आप डे ट्रेडर हैं तो भी वही रखिए, पोजिशनल ट्रेडर हैं तब भी वही रखिए। अब आइए, अगर आप शॉर्ट हैं तो लाइफ टाइम आई 15,901 है, इसके पार निकलेगा तो ही काटेंगे। और ये भी 15,900 का स्टॉप लॉस होता है, 25 पॉइंट और ऊपर का दे दिया 15,925। बैंक निफ्टी 35,000 का स्टॉप लॉस बनता है, 50 पॉइंट ऊपर का दे दिया 35,050। और इस आज भी दोनों स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर सेम है आपके लिए। तो सिंपल चीज है, जितना बड़ा गैप जिस तरफ मिले कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, पहली चीज। दूसरा, अहम सपोर्ट लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदना है। अहम रुकावट के लेवल पर और इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल पर आपको बेचना है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करना है, ये सिंपल चीज है। ये पिछले हफ्ते से हमने शुरुआत की थी और इस हफ्ते भी लगभग 1.5 हफ्ता हो गया हम लगातार यही कह रहे हैं, आपको एक तरफा मूव गया, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। बाजार खिसक भी रहा है लेकिन एकदम ऐसे नहीं कि टूट गया खत्म, जितना तेजी से गिरता उतना तेजी से रिकवर करता है, यही मजा है। अब आपको दोनों तरफ ट्रेड करना आना चाहिए। तो ये आपके स्टॉप लॉस के लेवल है। क्लियर है सर। तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशन, और जैसा सर कह रहे हैं दोनों तरफ के मौके हैं जो आपको उठाने हैं। तो फिर नई पोजीशंस के लिए क्या करें आज? खरीदे निफ्टी 15,575, 15,625 की रेंज में आए तो पकड़ लीजिए, लपक लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 15,500 का। टारगेट बनेंगे आपके 15,700, 750, 775, 800, 825। ये सारे टारगेट। और बहुत हो गया तो 875, ये तो ऐसे ही मैंने लिखा, आएगा नहीं। अगर इस रेंज में आप खरीदारी करते तो ये सारे टारगेट है। 750 से 825 की रेंज में हर 25 पॉइंट पर ऊपर निफ्टी पे रुकावट का लेवल है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, मुनाफे को प्रोटेक्ट करते चलें। फाइनल टारगेट 15,875। शॉर्ट करना है, शॉर्ट कहाँ करना है? मैं शॉर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं 15,875 के आसपास। 825 पर भी कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल लॉट्स करने, और 800 से आप मन बनाना शुरू कर दें, मल्टीपल लॉट्स करते हैं तो 800 पे करिए, 825 पे करिए, 875 पे करिए, 900 पे भी करिए। स्टॉप लॉस एक ही है 15,925 का। 15,750, 15,700, 15,625, 15,600, ये है वो लेवल जिसके लिए आपको शॉर्ट करना। करिएगा, डरिए मत। ऊपर आए, देखो होता क्या है, जब नीचे की तरफ जोर से सपोर्ट रेंज पे आता है उस समय सबसे ज्यादा डर होता है। अब ये गया, और जब ऊपर की तरफ एकदम हायर रेजिस्टेंस वाली रेंज पे आता है तो लगता है कि अब ये पार करके 16,000। लेकिन वहीं पर आपको सोच समझकर डिसिप्लिन के साथ आपको डिसीजन लेना है। नहीं, मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लूंगा, और कॉन्ट्रा ट्रेड में रिस्क जो है कि बढ़ गया तो उसका मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाकर कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे तो ये 300 पॉइंट की रेंज है, इसको आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना है 15,600 से 15,900 की, इस पर फोकस कीजिए। अब आइए बैंक निफ्टी। ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का, लेकिन एक चांस लेना चाहिए स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, और चांस लेना चाहिए खरीदारी का। 34,375, 34,450, इस बार बार इस वाले फॉल में हम इसी लेवल पर, इसी रेंज 34,400 के आसपास हम बार बार है ना ये कर रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। तो यहां पर आप सपोर्ट पर फोकस करिए, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए 34,300, यही स्टॉप लॉस है, इसको मेंटेन करना ही करना है। ऊपर में 34,600, 725, 800, 900 और 34,975 आपके टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बिकवाली करनी। बिकवाली कहां करनी है? 34,950, 34,900 के आसपास से ही सोचना शुरू कर देना है। मौका देख के वहां भी कर सकते हैं। समझो अब जैसे डाउ फ्यूचर थोड़े कमजोर हो गए और आपके निफ्टी पहुंच गया, बैंक निफ्टी पहुंच गया 34,900 पर, तो वहीं पे बेच दीजिए।
तो थोड़ा मूड माहौल भी देखिए, निफ्टी क्या कर रहा है, आसपास में बाकी ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है। पता चला डाउ 300 बढ़ गया तो फिर आपको सोच के, डाउ फ्यूचर 300 ऊपर हो तो आपको उस हिसाब से सोच के थोड़ा ऊपर में बेचना है। 34,900 से मूड बनाइए, 34,900, 950, 35,000 ये पहला 100 पॉइंट का रेंज है जहां बेचा जा सकता है। 35,050 से 35,150 और रेंज जहां पर आप बेच सकते हैं। तो 34,900 से 35,101 मैंने ब्रॉडली रेंज दी जहां पर आप बिकवाली कीजिए। 35,300 का स्टॉप लॉस, बहुत वैसे तो 35,375 का होता है लेकिन ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने 35,300 का स्टॉप लॉस दिया। 34,800, 34,725, 34,600 और 34,450 तक के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए और ज़रूर कीजिए, बेचिए, कोई टेंशन नहीं। बैंक निफ्टी में 35,000 के ऊपर का लेवल दिखता है, बिकवाली आती है लगभग हर रोज। पिछले 2 हफ्तों में 35,000 ऊपर के लेवल दिखते हैं, 35,000 प्लस के लेवल, 35,000 माइनस के लेवल नीचे। तो यानी कि रेंज में दोनों 34,000 वाली रेंज भी आ जाती है, 35,000 वाली भी आ जाती है। तो आप ऊपर में बेचकर इंतजार करें, नीचे में वो कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी है डीप। क्लियर है सर, दोनों तरफ के मौके हैं आपके पास, फायदा उठाना है ये, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है जो अनिल जी आपको रोज बोल ही रहे हैं। बैन लिस्ट का अपडेट सर, नैल्को बैन से बाहर आ गया है, बाकी सारे स्टॉक्स बने हुए हैं। तो आज 5 स्टॉक्स है बैन में, BHEL, कैनरा बैंक, PNB, अदानी पोर्ट्स और एस्कॉर्ट्स। अच्छा सर, फंड एक्शन समझाएं। कल फिर से हमने देखा FIs की तरफ से कैश में बड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है, कैसे देख रहे हैं फंड एक्शन को सर आप? 880 करोड़ की बिकवाली है एफआईज की तरफ से। साथ ही फ्यूचर्स में भी आप देखिए 450 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 450 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। तो ये है आपके लिए तीनों ही तरफ बिकवाली के आंकड़े। तो क्वालिटी के लिहाज से देखेंगे तो आपके लिए आंकड़े अच्छे नहीं है। और अगर आज मैं ऊपर के स्तरों पर आपको बिकवाली की राय दे रहा हूं कि जितना गैप से ऊपर मिले तो उतना बेचे, तो उसके पीछे कारण यही है दीप कि एफआईज ऊपर में बेचने को तैयार बैठे हैं और वो बेचेंगे तो आपको एक बार नीचे का चांस मिलेगा। ऐसे में आपकी लॉन्ग पोजीशन गैप से खुलने पर प्रॉफिट बुक करें और शॉर्ट करना चाहें, अच्छे लेवल मिल जाए जहां पर आपको वाकई में शॉर्ट करनी चाहिए तो करिएगा भी जरूर, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डरिए मत। घरेलू फंड की सिर्फ 45 करोड़ की खरीदारी मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई। ये 45 करोड़ में मेरा कोई मूड बदलता नहीं है, तो ये न्यूट्रल कर दिया बस मैंने नेगेटिव से। आइए एफएनओ की तरफ, 15,700 जिसके आसपास आप बंद हुए हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक। 15,700 के ऊपर टिकना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो बताता हूँ। 15,700 के कॉल्स में कल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है दीप 17 लाख शेयरों से और 30 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अब आप 15,700 के ऊपर खुलकर टिक जाते हैं तो कल के जो ये कॉल राइटर्स है जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, ये थोड़े तनाव में तो आएंगे, पूरे तो नहीं आएंगे, पूरे तो 15,800 के बाद ही आएंगे। ये सब जो भी कॉल राइटर्स है उनकी आदत होती है 100 पॉइंट अगली रेंज बढ़ जाने के बाद में वो सोचते हैं कि अब काटूं, तब तक वो वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा तो प्रीमियम का भी वो होता है ना आपके पास। अगर आपने 15,700 का कॉल बेचा है और 50-75 पॉइंट प्रीमियम मिल गई तो आपको लगता है ना 15,700, 750, 75 तक तो मैं एकदम सेफ हूँ, इतनी तो प्रीमियम जेब में पड़ी है। इसलिए फिर क्या होता है, वो जब 100 पॉइंट ऊपर की रेंज मिलती है, 15,800 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर उन्हें लगता है अरे फंस गए, अब तो 15 हमें ही नहीं 15,800 वाला भी शॉर्ट काटने की सोचेगा जो कॉल राइटर है। तो उस लिहाज से आप ये देखिए 15,700 मेक और ब्रेक लेवल है। एक बार गैप से खुलने के बाद अगर आप 15,750 पर खुल जाते तो उसके बाद ये जरूरी कि आप 15,675, 15,775, 15,675, 15,700 के अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड करें ताकि शॉर्ट सेलर रिस्क पर रहे, ये जरूरी है। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक जगह बढ़ा है कल के सेशन में तो वह 17 लाख शेयरों का 15,700 के कॉल पर है। इसका मतलब दबाकर कॉल राइटिंग यानी कि मंदी की पोजीशन बनी है और आज ये ट्रैप होंगे। जो आपने जो सवाल उस समय पूछा था उसका जवाब अब यहां पर डेटा में आ रहा है। 15,700 का कॉल राइटर ट्रैप आज वहां होगा। उसके ऊपर 15,800 रुकावट का लेवल है, आसानी से पार नहीं होगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यही है, तो इसलिए मैं 15,800 के आसपास खुलने पर शॉर्ट करने को भी तैयार हूं, लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करने के लिए भी तैयार हूं। ये मेरी राय है। अब आइए बैंक निफ्टी। कोई बहुत ज्यादा डेटा है नहीं दीप। 35,000 हल्की रुकावट का लेवल, 34,000 हल्का सपोर्ट, बीच में 35,500 के आसपास थोड़ी बहुत पोजीशन है। 35,000 बस उतना ही। तो कोई खास ऐसे बैंक निफ्टी में बड़े डेटा नहीं है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है जी। ओके, तो चलिए नजर रखते हैं। लेवल्स भी अब अनिल जी ने आपको दे दिए हैं, दोनों तरफ के मौके भी बन सकते हैं। आइए फिर आज खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं, साथ ही ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है इस पर भी करते हैं चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी पूरी रिसर्च टीम, वरुण, कुशल, मानसी और साथ ही आशीष तैयार है। वरुण, आज आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं।
गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स में काफ़ी सारी कैश की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। उसमें धनी सर्विसेज, गुजरात फ्लोर केमिकल्स, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, श्री रेणुका शुगर्स, तमाम वो कंपनीज है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। बाजार बंद होने के बाद सेंसेक्स 30 में चेंजेस होने वाले हैं। टाटा स्टील जो है वो शामिल हो जाएगा, ओएनजीसी जो है वो बाहर हो जाएगा, यहाँ आपकी नजर होनी चाहिए। और FTSE ग्लोबल इंडेक्स में भी 18 जून की क्लोजिंग यानी कि आज की क्लोजिंग से काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं, जिसमें ग्लैंड फार्मा जो है वो लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल होने वाला है और IRFC जो है वो मिड कैप इंडेक्स में शामिल होगा। करीब 40 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके वेटेज में बदलाव होगा, जिसमें भारती एयरटेल, टाटा स्टील, L&T, एशियन पेंट्स जैसे कंपनी शामिल है, तो यहाँ नजर रखिएगा। वीडियोकॉन के शेयर्स की डीलिस्टिंग की आज रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आज से वो डीलिस्ट हो जाएंगे। वैसे भी ये स्टॉक जो है वो सस्पेंडेड है। और BML की निजीकरण पर चर्चा करने के लिए आज IMG की बैठक होने वाली है। इसके अलावा कुछ नतीजे आए हैं, जिसमें पावर ग्रिड यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यूज करीब 2.4% बढ़े, अनुमान से कम है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आप देखिएगा, मार्जिन जो है 83% से बढ़ के 87.9%, 86.6% का हमारा अनुमान था। मुनाफा जो है 3,516 करोड़ पे आया है, 3,412 करोड़ के आसपास का अनुमान था। साथ ही साथ कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है और 3:1 के बोनस शेयर का भी यहाँ कंपनी ने ऐलान किया है। इसके चलते ये स्टॉक जो है आज सबके रडार पर रहना चाहिए। अल्बर्ट डेविड, यहाँ पे रेवेन्यूज तो गिरी है कंपनी की करीब 5%, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि एबिटा फ्रंट पे 2.9 करोड़ के लॉस के मुकाबले करीब 7.1 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन 12% पे और 7 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया था। तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी मिली है। हेल्थ केयर ग्लोबल, यहाँ कंपनी के रेवेन्यूज तो 10% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी ने 114 करोड़ का घाटा किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 50 करोड़ का घाटा किया था। तो कमजोर नतीजे इस कंपनी के देखने मिल रहे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों नतीजे जो रिएक्ट करेंगे आज ट्रेड में, पर नतीजे अभी खत्म नहीं हुए हैं, कुछ और नतीजे लेकर तैयार हैं कुशल। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप सालाना दर पर आए देखेंगे तो करीब 27% की ग्रोथ रही है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 17 करोड़ पर अब ये नंबर आता हुआ दिखा है। मुनाफा भी करीब 14 करोड़ का पोस्ट करती हुई दिखी है कंपनी। साथ ही J&K बैंक यहाँ पर घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। इनफैक्ट 294 करोड़ का घाटा था पिछले साल, 316 करोड़ का मुनाफा अब J&K बैंक ने दर्ज किया है, पर जो ब्याज से आए है वो करीब 7% की गिरावट के साथ 918 करोड़ पर आती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी भी 8.7% से बढ़कर 9.6% पर आई है GNPA। नेटको फार्मा नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स 28% से घटकर लगभग 23% पर आए हैं और कंपनी के मुनाफा भी 43% घटकर 53 करोड़ पर है। नोवार्टिस इंडिया नंबर स्ट्रांग है, मार्जिन्स 12.7% से 15%, मुनाफा भी 43% बढ़कर 10 करोड़ पर आया है और 10 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स नंबर्स यहाँ पर भी स्ट्रांग है। मार्जिन्स अगर आप देखें यहाँ पर कंपेरेटिवली आप मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि मार्जिन 26% से घटकर 23.6% हुए हैं, पर कंपनी का जो मुनाफा है वो 59 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। 1.5 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड के साथ साथ 200 करोड़ की पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो ओवरऑल ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नंबर्स जो हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं आप। ओके, तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के, बट कई और मिड कैप्स हैं जो आज ट्रेड में रिएक्ट करेंगी अपने नतीजों के दम पर। आइए IPO के अपडेट्स भी ले लेते हैं और कुछ और खबरें जानते हैं मानसी के साथ। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। IPO अपडेट, डोडला डेयरी दूसरे दिन IPO जो है 3.3 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। रिटेल हिस्सा 2.8 टाइम्स, QIB हिस्सा 0.21 टाइम्स और NII 0.29 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। IPO का साइज जो है 520 करोड़ का है। प्राइस बैंड 421 से 428 रुपए प्रति शेयर की आंकी गई है। साथ ही किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का IPO जो है दूसरे दिन महज 56% भरता हुआ दिखा है। रिटेल 1.03 टाइम्स, QIB 0.3 टाइम्स और NII 0.04 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। साथ ही एम्प्लॉय हिस्सा जो है 0.5 टाइम्स भरता हुआ दिखा है। इस IPO का साइज जो है 2143 करोड़ का है। प्राइस बैंड 815 से 825 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। दोनों ही IPO का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा खबरें SBI कार्ड्स पर फोकस रखिए। ब्लॉक डील के चलते ये फोकस में है। SBI कार्ड्स में कार्लाइल ब्लॉक डील के जरिए 5.1% हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। 1002 से 1041 रुपए प्रति शेयर के दाम पर करीब 4 करोड़ 80 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील होने जा रही है।
करंट मार्केट प्राइस पर 1% टू 4.7% का डिस्काउंट ये खबर आती हुई दिखी और करीब 5,000 करोड़ में ये ब्लॉक डील होने की खबर है। कार्लाइल की हिस्सेदारी जो है 11.61% से घट जाएगी, घटकर 6.51% हो जाएगी। तो ये खबर है जिसके चलते एसबीआई कार्ड्स पर नजर रखिएगा। गति लिमिटेड प्रेफरेंशियल बेसिस पर 10,23,020 शेयर अलॉटमेंट की बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और ये जो अलॉटमेंट है 97 रुपए और 75 पैसे यानी कि 97.75 पर शेयर के दाम पर होता हुआ दिखेगा। तो शेयर अलॉटमेंट के चलते गति लिमिटेड पर नजर रखिए। और अंत में थायरोकेयर फार्मेजी के अधिग्रहण से जुड़ी खबरें और उस पर कंपनी की सफाई आती हुई दिखी है। कंपनी ने कहा है कि शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाने के लिए ऑप्शंस देखते रहेंगे। फार्मेजी की थायरोकेयर को 7,000 करोड़ में खरीदने की खबरें आती हुई दिखी थी। तो यहाँ पर कंपनी की जो सफाई आती हुई दिखी है, थायरोकेयर पर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, तो नजर रखनी पड़ेगी और स्पेशली एसबीआई कार्ड्स पर, जहां कार्लाइल फिर से आज ब्लॉक डील करने वाला है। मार्च में पिछली बार उन्होंने कुछ हिस्सेदारी बेची थी। आइए वापस चलते हैं, वरुण के पास कुछ और खबरें भी बाकी हैं। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, देखिए यहाँ पे कोल इंडिया यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंस बढ़ने के चलते कंपनी जो है कोयले के दाम बढ़ाने वाली है, इसका प्लान कर रही है कंपनी। और 74 करोड़ के शिपमेंट टारगेट जो है उसको भी घटाने की योजना है। तो कोल इंडिया पे नजर रखिएगा। अडानी ग्रुप स्टॉक्स वैसे भी इस पूरे हफ्ते काफी फोकस में थे। खबर अब ये आ रही है कि 3 एयरपोर्ट के अधिग्रहण की योजना जो है इस कंपनी ने टाल दी है। जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट के अधिग्रहण की योजना कंपनी ने टाल दी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख के ये अर्जी दी गई है। कैमलिन फाइन 2 जुलाई को डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कुछ ब्लॉक डील्स है जिसमें एडवांस एंजाइम, कल काफ़ी सारी ब्लॉक डील्स इस कंपनी में हुई थी। यहाँ पे प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे करीब 31 लाख, लेकिन प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने यहाँ पे करीब 11 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 400 के भाव पे सौदा हुआ है। और आखिरी में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे मैक्स वेंचर्स ने मैक्स फाइनेंशियल्स में करीब 78.28 लाख शेयर्स जो है बेचे हैं 1,000 रुपये के भाव पे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 60 लाख के आसपास शेयर्स इस कंपनी में खरीदे हैं। 1,000 रुपये के भाव में सौदा हुआ है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बल डील्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। आइए फाइनली कुशल से कुछ प्रमोटर एक्शन जो हुआ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नजर रखिए। प्रमोटर ग्रीन प्लाई लीजिंग एंड फाइनेंस ने करीब 1.3 लाख शेयर्स जो हैं 1165 रुपये के भाव पर खरीदते हुए नजर आए हैं। वहीं प्रमोटर सौरभ मित्तल ने 1.3 लाख 1165 रुपये के भाव पर ही बेचे हैं। साथ ही 2 इनसाइडर ट्रेड्स हैं मेरे पास, जिसमें अपोलो टायर्स, इन यहाँ पर प्रमोटर पीटीएल एंटरप्राइजेस की तरफ से लगातार खरीदारी हमें देखने को मिल रही है और करीब 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी इन्होंने 14 से 15 जून के बीच में की है। इन्फीबीम एवेन्यूज़, यहाँ पर भी प्रमोटर जो है काफ़ी सारे सेट ऑफ प्रमोटर्स हैं, 2-3 नाम हैं। उन्होंने करीब 1.08 करोड़ शेयर्स जो हैं यहाँ पर बेचते हुए दिखे हैं 11 से 14 जून के बीच। तो इस वजह से भी आपको इस स्टॉक को फोकस लिस्ट में रखना होगा। ओके, तो ढेरों बल डील्स हैं, फंड एक्शन है, प्रमोटर एक्शन है और साथ ही एसबीआई कार्ड्स की आज ब्लॉक डील भी है। काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिखेंगे, पर इन सब पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है, इस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले पावर ग्रिड यहाँ पर सीएलएससी की बढ़िया रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 275 रुपए के लक्ष्य के लिए। नतीजे तो बढ़िया ही, लेकिन स्टॉक पर कमेंट्री में इन्होंने ये कहा है कि हाई ग्रोथ और हाई डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, इसके चलते स्टॉक पर ये बुलिश है। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो अच्छे नतीजों के बाद करीब 5% की बढ़ोतरी की है। सन फार्मा में काफी दिनों के बाद एक बढ़िया रिपोर्ट आई है। सीएलएससी खरीदारी के राय दे रहे हैं 850 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि भारतीय कारोबार में भी अगर आप देखें तो आगे जाकर 10% सीएजीआर तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मान रहे हैं कि स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है सीएट पर और यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी है 1280 रुपए के लक्ष्य के लिए। इनका एनुअल इन्वेस्टर डे हुआ था जहां पर मैनेजमेंट ने अग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, इसके चलते ये रिपोर्ट आती हुई दिखे। सीएससी हमारा एसआईपी स्टॉक, यहाँ पर अब सिटी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 946 रुपए के लक्ष्य के लिए। 780 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि हाई कैश फ्लो से इस बार जनरेशन होते हुए नजर आए। रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी बहुत अच्छे हैं और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो करीब 2% की बढ़ोतरी की है। एचयूएल नोमिरा की रिपोर्ट आई है। खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 3000 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2417 की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि आगे जाकर जो है मार्केट शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है।
एक्सिस बैंक पर नजर रखिएगा, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1025 रुपए के लक्ष्य के लिए, 738 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान लो कि कॉर्पोरेट साइकिल जो है अब बदलती हुई नजर आ रही है, और जो दूसरी वेव आई कोरोना वायरस की, इसका जो है ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और मैनेजेबल स्थिति है, जिसके चलते अभी भी स्टॉक पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, नजारा टेक्नोलॉजीज पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है, लेकिन बिकवाली के राय के साथ 1665 जो है कल की क्लोजिंग है। ये बिकवाली के राय के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की है, 1095 रुपए का लक्ष्य दिया है, और रिपोर्ट में लिखा है कि जो ई स्पोर्ट सेगमेंट है इनका, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर ये बिकवाली के राय दे रहे हैं। एनबीएफसी पर भी फोकस रखिएगा, यहाँ पर एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई जहां पर यह कहा गया है कि ट्रक ओनर्स का सर्वे किया गया, जिसमें मालूम पड़ा कि जो ईएमआईज हैं इसमें डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है, और जो लोन ग्रोथ है इसमें भी धीमापन है, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में कंपनी उसके कटौती की है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर देखे, लेकिन अभी भी आउट परफॉर्म की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य इन्होंने 1675 का दिया है, करीब 1411 कल की क्लोजिंग है। एमएनएम फाइनेंस पर ये थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहे हैं, न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 165 रुपए के लक्ष्य लिए, और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी नजर रखिएगा, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 610 रुपए के लक्ष्य लिए, 550 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आज के सेशन में एक्शन दिखेगा इन सभी रिपोर्ट्स पर भी आपके लिए। आइए, सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार है, हफ्ते के आखिरी दिन, वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबको सुप्रभात। शुभम जी कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो खरीदारी की राय है HCL टेक पर। और HCL टेक और पूरे आईटी पैक को अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक जैसे कि TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक सभी एक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इनमें से HCL टेक जहाँ पे एक कंसोलिडेशन हमें 4-5 दिनों से देखने को मिला है, मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन काफ़ी मैच्योर हो गया है, तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिखना चाहिए। तो 990 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 13 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ था, इस कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। यहाँ पे 10 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 19 रुपये तक का लक्ष्य होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए, तो HCL टेक पे खरीदारी की राय। ओके, ये है आपके लिए HCL टेक में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई शुभम जी की तरफ से। कॉल ऑप्शन के जरिए HCL टेक में करें आप खरीदारी। 986 के आसपास बंद हुआ, कल सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में बढ़िया तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा। 990 का कॉल मिल रहा है आपको 13 रुपये 35 पैसे में। स्टॉप लॉस लगाइए 10, टारगेट रखिए 19 का। परफेक्ट। आइए कुणाल जी से भी ले लें उनकी पिक। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है। कल हमने देखा था कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बन रही थी बंद होते समय, तो रैलिस इंडिया अनिल जी रैली करेगा। चार्ट पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है स्टॉक में, आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेट मूवर है, इस रैली में अभी अभी पार्टिसिपेट करने लगा है, लेकिन इसमें जबरदस्त तेजी बनेगी। यहां पर एक 345 रुपए पर 345 पर स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 370 रुपए का। 370 तक स्ट्रेट रैली होनी चाहिए। 370 के टारगेट के लिए रैलीज को खरीदना चाहिए। ओके, 370 के टारगेट के लिए करें खरीदारी आप रिलीज इंडिया में। ये है आपके लिए खरीदारी करने का स्टॉक। कैश मार्केट का स्टॉक आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। 345 का लगाइए स्टॉप लॉस। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी। जैसे आईटी स्टॉक सब जानते हैं कल अच्छी तेजी दिखा रहे थे, तो मेरा भी पिक ऑफ द डे आईटी स्पेस से है, और पिक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में खरीदारी की राय है 1065, 1065 का स्टॉप लॉस है। 1105, 1105 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा है पिक ऑफ द डे। ओके, तो टेक महिंद्रा में दोनों ही बुलिश है, आपके बंसल जी भी और शुभम जी भी। तो चलिए, एक स्टॉक तो हो गया है कॉमन। आजकल कॉमन स्टॉक्स बड़े होते हुए दिख रहे हैं। आइए सचिन जी से भी पूछ लेते हैं उनकी पसंद का शेयर। सचिन जी, आपने भी कोई आईटी शेयर चुना है क्या? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, आईटी शेयर है बट स्टॉक है कैश मार्केट का, एंड काफ़ी अच्छे सेक्युलर अपमूव में रहा है। स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, पिछले 5 दिनों के गिरावट के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास इसने एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन कल इस्टेब्लिश किया है।
मुझे लग रहा है यहाँ से जो तेज़ी बनेगी वो पोजिशनल के लिहाज से 1880-1900 के आसपास बन सकती है। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ पर 1700 के आसपास, खरीदारी करनी है रूट मोबाइल में। इंट्राडे के लिहाज से मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 1820 के आसपास का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1880 से 1900 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। अनिल जी, एक डिस्क्लेमर होगा कि हम वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी बनना चाहिए अपने 52 वीक हाइट से ऊपर। ओके, तो ये है आपके लिए सचिन जी की राय। रूट मोबाइल में करें खरीदारी 1820 के टारगेट के लिए। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है, सिद्धार्थ जी से ले लें उनकी पसंद का शेयर। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। आज एक परिवार के 2 सदस्य को लेके आया हूं, और एक परिवार के 2 सदस्य मतलब एक ग्रुप से लाया हूं, और 2 कंपनी हो सकती है पिक ऑफ द डे में। पहली HDFC लिमिटेड, जो दिग्गज है पूरे सेक्टर का। HDFC लिमिटेड NII ग्रोथ अच्छा देखने मिला है, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन है ये कंपनी की, और जैसे मांग दिख रही है हाउसिंग फाइनेंस की, लग रहा है HDFC लिमिटेड अच्छा करेगा। हमारा खैर इस पे टारगेट 3100 रुपए का है लॉन्ग टर्म का, इस पे एक चाल बन सकती है। और एक परिवार का दूसरा सदस्य वो है HDFC लाइफ। ये लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, टारगेट होगा 791 का। हम जानते हैं कि प्रीमियम कलेक्शन में इजाफा दिख रहा है, प्रीमियम्स के भाव भी बढ़ गए हैं, तो उससे भी मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे, और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लीडर है ये स्पेस का, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस का HDFC लाइफ। तो एक परिवार का 2 सदस्य, HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ। HDFC लिमिटेड, HDFC लाइफ, ये हैं आपके लिए 2 स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। HDFC ग्रुप के दोनों दिग्गज काउंटर्स हैं ये। पर आइए कुछ स्टॉक्स जो आज ट्रेड में रिएक्ट करने वाले हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। पावर ग्रिड आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा, साथ ही बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट है। हर 3 शेयर पर आपको 1 बोनस शेयर दिया जाएगा। सचिन जी, पावर ग्रिड पर राय दें। पिछले हफ्ते से बल्कि इस महीने काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में रहा है और पावर स्टॉक्स भी फोकस में है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं इसके लिए? दीपांशु, जिस तरीके से इसमें एक काफ़ी बड़ी और अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 235 के आसपास एक काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंट सपोर्ट जोन है। सो उसके नीचे की क्लोजिंग आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से प्राइस थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए एंड वापस एक अप मूव नज़र आ सकती है। ऑन द हायर साइड 250-255 के आसपास के स्विंग्स की एक्सपेक्टेशन होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइन कैंडिडेट है जिसे अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है 236 के आसपास का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 250-255 एक रिव्यू जोन होगा। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड जहां पर आपको रखनी है नज़र, आज ट्रेड में रिएक्ट करते हुए दिखेगा। कुणाल जी, SBI कार्ड्स पर अपनी राय दें, क्योंकि आज ब्लॉक डील के जरिए कार्लाइल 5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचेगा। लगभग 5 करोड़ शेयर्स की ये ब्लॉक डील होने वाली है और 1 से 4.5% के डिस्काउंट पर होने वाली है। ब्लॉक डील से अगर प्रेशर आए तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या देखते हैं सर काउंटर के लिए? देखिए, कुछ दबाव में तो शेयर पहले भी रहा है दीपांशु, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस है चार्ट पर, तो वो रेजिस्टेंस है 1135 के आसपास, 1135। 1135 जब ये स्टॉक निकालेगा तब इसमें एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, निचले स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है, और सबसे उपयुक्त जो स्तर हैं वो 1000 के आसपास, 1015, 1020 के आसपास होने चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ से 30 रुपए की गिरावट, 35 रुपए की गिरावट और आ जाए तो उन स्तरों पर SBI कार्ड को डेफिनेटली बाय करना चाहिए, और 1135 पार होगा तो स्टॉक को पंख लग जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए SBI कार्ड्स पर टेक्निकल लेवल्स। सिद्धार्थ जी, फंडामेंटली आप भी इसे ट्रैक करते हैं, अगर ब्लॉक डील से थोड़ा प्रेशर आता है तो नए निवेशकों के लिए एंट्री का मौका दिखता है आपको? क्या राय है SBI कार्ड्स पर सर? बिल्कुल दीपांशु, हम तो करीबन 800, 750, 800 के लेवल से कवर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है SBI कार्ड्स, और अनलॉक के थीम में भी ये काफी हद तक सूट होती है, फिट बैठती है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स वगैरह खुलने लगेंगे
ये स्टॉक का जो प्रोडक्ट है इसका यूजेज बढ़ जाएगा क्रेडिट कार्ड्स का, और अव्वल नंबर की कंपनी है क्रेडिट कार्ड्स की। कुछ एक बड़ी दिग्गज मल्टीनेशनल बैंक जो बंद कर दिया अपना क्रेडिट कार्ड डिवीजन, उसका भी फायदा ये कंपनी को मिलेगा। तो आज बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ओके तो नज़र रखिए SBI कार्ड आज ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पर एक्शन में आ सकता है काउंटर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कुछ और स्टॉक जो आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे उन पर डालते हैं नज़र। थायरोकेयर, शुभम जी जरा आप इस पर अपनी राय दें। खबरें चल रही थी कि फार्म इजी कंपनी के एक्विजिशन की तैयारी में है। कंपनी ने डिनाई नहीं करा है, खबर को माना भी नहीं है पर डिनाई भी नहीं करा है। कहा है कि हम हमेशा वैल्यू खोजने की कोशिश करते रहते हैं। तो थायरोकेयर जो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में आया है, इसके लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं सर? दीपांशु जी, थायरोकेयर को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और इसमें थोड़ा सा पोजिशनल हमें राय लेकर के पोर्टफोलियो में खरीदारी करना चाहिए। तो स्टॉक ऑलमोस्ट अक्टूबर 2020 से लेकर के कुछ समय पहले तक कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद जाकर के हमने देखा कि एक न्यू ऑल टाइम हाई स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट जो है वो कम से कम 1410-1420 तक के लेवल तक एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो इसको एक महीने के पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में खरीदने की राय है और एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए 1240 पे और 1420 तक का लक्ष्य होगा अगर हम इसको कुछ समय दें। ओके 1420 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पर आ सकते हैं। 1070 के लेवल्स के आसपास 6 मई को नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हमने आपको कहा था। थायरोकेयर पेश कर सकता है अच्छे नतीजे, दमदार नतीजे आए थे और वहां से देखे स्टॉक लगभग 25% भाग भी चुका है। पर खबरों के दम पर आज एक बार फिर से एक्शन में दिख सकता है थायरोकेयर।